आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th के दो महत्वपूर्ण कवि परिचय। जी हां, सूरदास और तुलसीदास का कवि परिचय। एमपी बोर्ड एग्जाम के छात्रों के लिए ये खासकर वीडियो है, लेकिन अन्य बोर्ड के छात्र भी इसे देख सकते हैं। साथ ही देखो, आपके एग्जाम में एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, जहां पे आपको दो रचनाएं, भाव पक्ष, ये 2 नंबर में क्वेश्चन है, तो भाव पक्ष और दो रचना ही पूछी गई हैं। साथ ही कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, दो रचनाएं, है ना। तो मैं आपको पूरे बड़े तरीके से कंप्लीट इसको करवाऊंगा, लेकिन इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा कि आप इसे एग्जाम में लिखें कैसे भाई, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आप एग्जाम में आसानी से लिख दोगे, आपको रटना उठना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन 7 नंबर पे क्वेश्चन देख लो, एंड इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, सूरदास और तुलसीदास दोनों का हम कवर करेंगे, एंड आपको पेपर में कॉपी में कैसे लिखना है चलिए भाई बता देते हैं। सबसे पहले कॉपी आपके सामने होती है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपकी कॉपी के देखो, आपको लाइन खींचनी है। अगर लाइन खींची गई है तो नहीं खींचेंगे, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये गलती मत करना कि आप लोग बार बार लाइन खींचते हो, यार वो गंदा लगता है ना। और ये गलती भी मत करना कि आप लोग दोनों साइड लाइन खींच रहे हो, है ना, इधर भी लाइन खींच रहे हो, यार वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ये बात मैं अभी बता दे रहा हूँ, मत करना है गलती, ठीक। मैंने भी कॉपियां देखी यार, गलतियां ये होती हैं, इसमें कॉपी बेकार लगती है, ठीक है। और उसमें लगता क्या है कि यार बच्चा कॉपी भरने का प्रयास कर रहा है ना, तो मतलब टीचर को वहां पे गलत इंप्रेशन पड़ता है और वो आपके नंबर काटने का बिल्कुल वो रख लेते हैं, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, देखो पेपर में देख लिया करो ध्यान से, 7 में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, किस तरीके से आपको लिखना है इसका देखिएगा। लिखेगा कि हम सूरदास जी का लिखेंगे पहले तो, है ना। तो आपको लिखना है कॉपी में इस तरीके से, एग्जाम की कॉपी में प्रश्न क्रमांक, है ना, 7 में दिया गया है, तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, है ना, इस तरीके से बढ़िया से डालिएगा, स्टार बिल्कुल सेंटर में इसको, है ना। एंड अब इसको अंडरलाइन आपको कर देना है, देखिए इस तरीके से। अब इसी प्रकार से मैं एक एक क्वेश्चन का आपको बता दूंगा। देखो, निबंध का वीडियो मैंने डाल ही दिया था कि निबंध आपको किस तरीके से लिखना था, है ना। और साथ ही मैंने आपको संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन कैसे कैसे हल करना है, कैसे लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सारे बता दिए यार, जाकर देखो तो वीडियो, है ना। देखो इस तरीके से डाल देना। अब यहाँ पे 7 डाल देंगे, है ना, अपना जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे डालने का जरूर से डालें, तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर रहता है, यहीं से पता चल जाएगा। वैसे ये तो फॉर्मेटिंग के लिए अपना है ये, ठीक है। अब देखो, अब हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको ब्लू पेन लेना है, ठीक है, अपना नीले पेन से आपको आंसर लिखना है ना, ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज करना है, बाकी अन्य कलर का आपको पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। देखो अब उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है, मेनली देखो इसमें क्वेश्चन में पूछी गई है दो रचनाएं और भाव पक्ष, फिर भाई कला पक्ष भी आता है कभी कभी, है ना। अब यहाँ पर नहीं पूछा गया, ऐसा थोड़ी है कि आगे नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ तीसरा पॉइंट बना करके से। और चौथा पूछा जाता है साहित्य में स्थान, है ना, तो सभी को बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, दो रचनाएं पूछी गई फर्स्ट पॉइंट में, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डालिएगा। अब देखो, अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखनी है, अब अपन लिख रहे हैं कवि परिचय का उत्तर, है ना, लेकिन अब हम लिख किसका रहे हैं, तो सूरदास का। तो पहले सूरदास जी को यहाँ पे लिख देना है, किसका नाम यहाँ पे उनका लिख देना, सूरदास, क्या देखिए इस तरीके से सूरदास, ये इनका नाम यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख देना, और इसको अंडरलाइन भी कर देंगे। एंड यहाँ पे इस तरीके से आप अगर ये करना चाहें तो थोड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से ना। अब आप लिखेंगे आंसर, है ना। अब उत्तर स्टार्ट कर दिया आपने, है ना, ताकि टीचर को डायरेक्ट पता चले भाई कि हाँ इनका लिखा है, ठीक है ना। अब देखो, अब दो रचनाएं आपको लिखनी है, क्या, फर्स्ट पॉइंट डाल करके दो रचनाएं, जो कि उसमें पूछा गया एग्जाम में, इसी तरीके से पूछा जाता है। तो दो रचनाएं आपको हेडिंग डालनी है, एंड आपको अब यहाँ पे क्या कर देना है, इस डैश लगाएंगे और इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, है ना। इसको एक बार ही अंडरलाइन कर देना है, ज़्यादा नहीं, है ना, इस तरीके से, ठीक है। इसको कर देंगे अंडरलाइन। देन अब अपन अपना ब्लू पेन ले लेंगे, ठीक है, हेडिंग आपको ब्लैक से डालना है। अब आपको लिखना किस तरीके से, दो रचनाएं भाई, दो रचनाएं पूछी जाती हैं, लेकिन आपको दो नहीं, एक एक्स्ट्रा ही देना है भाई। अब नंबर काटो, आप कैसे काटते हो, आपको चांस ही नहीं देना है नंबर काटने का। अब रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, इनकी रचनाएं प्रमुख सूर सागर है, कौन सी है, सूर सागर लिख देना एक। और देखो सूर की है तो सूर सागर याद ही रहेगी, है ना। और एक है सूर सारावली, सारावली, है ना, ठीक है, इसको याद रखना। एंड अगर आप एक और रचना लिखना चाहो तो इनकी साहित्य लहरी, है ना, फिर तो और कई रचनाएं हो जाती हैं, नल दमयंती, है ना, साहित्य लहरी, इसको आपको लिख देना साहित्य लहरी। तो इनकी 3 रचना हम यहाँ पे लिख चुके हैं, एक एक्स्ट्रा ही आपको लिखना है, तुलसीदास की भी इसी प्रकार से मैं बता दूंगा, ठीक है। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखना, वैसे मेरी उतनी ठीक राइटिंग नहीं है, लेकिन आप लोगों को जितना भी अच्छी तरीके से बन सके उतनी अच्छी राइटिंग लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे क्या हुआ, एक नंबर कंप्लीट हो गया, मतलब एक नंबर आपको इतने में मिल जाएगा। अब देखो, अब आपको दूसरी हेडिंग डालनी है ना, ध्यानपूर्वक इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना। अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, बस आपके शब्द सही होने चाहिए और कैसे आपको लिखना है ना, ताकि आप लोग भूलोगे नहीं। मैं ऐसा तरीका भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो बने रहो बिल्कुल। अब आपको लिखना क्या है, अब भाव पक्ष पूछा गया आपकी भाई, सेकंड पॉइंट में क्या पूछा गया था, भाव पक्ष, तो इस तरीके से इसको डालिएगा। कभी कभी अगर आप लिखना चाहें तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों साथ में भी लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर देना इस तरीके से, स्केल से भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे जल्दी जल्दी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइन आपकी स्ट्रक्ट दिखनी चाहिए काफी ठीक ठाक, है ना। अब देखो, अब अपना ज्यों कहते हो ब्लू पेन आपको लेना है, एंड अब लिखना
देखना भाव पक्ष में मेनली लिखा क्या जाता है। देखो उनकी जो भावनात्मक रचना में जो उन्होंने भावनाओं का यूज़ किया है, मतलब जिस भावना से उन्होंने रचनाएं करी है ना, तो वो सारा कुछ इसमें लिखना होता है मेनली, तो है ना। तो चलिएगा लिखेंगे भाव पक्ष में इनका लिखना क्या है कि क्या लिखेंगे, सूरदास का काव्य जो है भावनात्मक गहराई से भरा है, मतलब उन्होंने एकदम भावों से है ना रचनाएं करी हैं। तो लिखिएगा, देखो कितनी सरल भाषा है कि सूरदास, मैं लिखते चलूंगा, का काव्य भावनात्मक, ठीक, सॉरी भावा नहीं, भावनात्मक। देखो अगर गलती हो जाती है तो इसी तरीके से आपको एक लाइन करनी है, काटा पीटी ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। वो गलती हो गई होके से, लेकिन हाँ इसको ज़्यादा इस तरीके से गुदागादी मत करना है ना, एक लाइन इस तरीके से क्रॉस कर देना उसको बस, है ना, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। भावनात्मक जो है गहराई से भरा है, इतना एक सेंटेंस या कहें कि एक वाक्य हमारा यहाँ पे इतना कंप्लीट हो जाता है कि सूरदास का काव्य भावनात्मक गहराई। ज़्यादा नहीं लिखना, बस 3 लाइन लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, भाव पक्ष में 2 लाइन लिखेंगे कला पक्ष में और साहित्य में, बस आपको नंबर मिलेंगे, एक भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। देखो इतना हो गया अपना। अब देखिए उनके काव्य में देखो उन्होंने करा क्या है। अब सूरदास की रचना भाई किसको नहीं पता कि कृष्ण भगवान की रचनाएं करी हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है ना, तो थोड़ा बहुत लिखना होता है अपने हिसाब से बना करके। तो देखो अब भगवान जैसे तुलसीदास का बात करेंगे तो उन्होंने श्री राम से रिलेटेड रचना करी है ना, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। अब इनकी में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, तो वही लिखना होता है यार, है ना, उनके प्रति उनके भाव उच्च, मतलब उनके प्रति उनके भाव रहे हैं ना, तो इस तरीके से अब लिखिएगा कि इनके सूरदास जी के काव्य में लिख सकते हैं या फिर इनके काव्य में लिख सकते हैं ना, इनके काव्य में श्री कृष्ण की ही लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया है ना, श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन मिलता है, चित्रण मिलता है, इस तरीके से कह सकते हैं, या फिर अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सुंदर चित्रण है या देखने को मिलता है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़ा शब्दों को अगर आप गहराई से लिखना चाहते हैं, थोड़ा फैला करके, है ना, तो देखने को मिलता है ना, ऐसे बनाना होता है शब्दों को, है ना, लिख सकते हैं आप, है ना। और इनकी कविताओं में मेनली कहें कि कौन से रस का यूज़ हुआ है, तो है ना। और कला पक्ष में मेनली लिखना क्या होता है, कला पक्ष में लिखनी होती है आपको भाषा वगैरह कौन सी यूज हुई है, शैली कौन सी यूज़ हुई है ना, तो वो सारा कुछ। और भाव पक्ष में आपको क्या, जैसे रस कौन सा यूज हुआ है ना, तो देखो अब इन्होंने तो देखो बाल लीलाओं का, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, तो वात्सल्य रस है, आप सभी को पता है इतना तो यार, है ना, पढ़ ही चुके हो, है ना। तो लिखिएगा आगे कि इनकी कविताओं में, है ना, इनकी कविताओं में या फिर सूरदास जी की, है ना, सूरदास लिखिए, बढ़िया नाम से बढ़िया लगेगा, सूरदास जी की रचनाओं में, है ना, रचनाएं ही लिखेंगे, रचनाओं में वात्सल्य एवं प्रेम रूपी कविताएं हैं भाई, तो प्रेम, वात्सल्य और श्रृंगार दोनों लिखनी, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको भाव पक्ष को खत्म कर देंगे, ठीक है। इतना ही भाव पक्ष आपको लिखना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, इतना आप कंप्लीट कर दीजिएगा इसको। एंड देखो और वात्सल्य को आप थोड़ा और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और बस इतना कर दोगे तो वैसे तो नंबर आपको कटेंगे नहीं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो, एग्जाम में तो वैसे नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या पता पूछ लिया यार, इस बार भाव पक्ष नहीं दिया, कला पक्ष दे दिया, तो क्या करोगे। तो देखो कला पक्ष कैसे लिखना है, हेडिंग डालिएगा कला पक्ष, है ना, कला पक्ष, ठीक है, इस तरीके से इसको अंडरलाइन भी कर देना। एंड अब आपको अपना ब्लू पेन लेना है। अब कला पक्ष में मैंने क्या बताया, मेनली भाषा शैली कैसी कैसी यूज़ करी है, तो वो सारा कुछ तो कला पक्ष में लिखिएगा। सूरदास की भाई ब्रज से रिलेटेड रचना है, तो सूरदास की भाषा जो है ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा भाई, ब्रज भाषा, सभी को पता है आप लोगों को, है ना, ब्रज से रिलेटेड कविताएं रची हैं तो ब्रज भाषा है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस इतना ख़त्म करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप कॉमा लगा करके और आगे बात कर सकते हैं इसी में। लेकिन अगर आप अलग से कहना चाहते हैं, है ना, अलग से आप लिखेंगे तो लिखिएगा कि इनकी, है ना, मैंने यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म कर दिया, आप लिखा आगे इनकी भाषा में सहज सरल, है ना, ये चीज़ बिल्कुल सबके लिए याद रखना, ठीक है ना। एक शैली हो गई या फिर कला पक्ष हो गया, ये चीज़ याद रखना, बिल्कुल सहज सरल भाषा का यूज हुआ है ना, ये चीज़ बहुत बिल्कुल कह लोगे ना, सहज सरल एवं की जगह और का यूज कर सकते हो, एवं लोक प्रचलित, क्या लोक
लोक प्रचलित इस भाषा में सरल सहज एवं लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। इतना आपको इसको कंप्लीट कर देना है ना। ये अपनी भाषा की बात अपन ने कर ली। अब अपन इसमें बात करें अलंकार वगैरह कौन से यूज हुए है ना। तो अलंकार देखो इनके काव्य में, सूरदास जी की बात कर रहे हैं हम, तो इनके काव्य में लिखिएगा, इनके काव्य में प्रमुख रूप से देखो, अब भाई कृष्ण भगवान की करी गई है इनके काव्य में क्या, एक तो लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब भाई इनकी उपमा ही तो कर नहीं पाए ना, तो उनके बारे में ही लिखा है ना। तो एक तरीके से उपमा अलंकार का प्रमुख रूप से उपमा हो गया, जैसे है ना रूपक हो गया है ना, रूपक आदि इस तरीके से अलंकारों का प्रयोग किया है ना। प्रयोग मिलता है। इतना आपको कंप्लीट कर देना कला पक्ष। अब आपको इसमें और लिखना हो तो लिख सकते हो, बस इतने में कंप्लीट आपका ये कला पक्ष भाव पक्ष दुरचना हो जाती है। अब आपका 4 पॉइंट आता है एग्जाम में। देखो अभी इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा गया लेकिन आता है भाई, है ना। साहित्य में स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो ये तो सभी की करके रखो। एंड एक ही बात याद रखना है, साहित्य में स्थान। भाई साहित्य में स्थान क्या है इनका भाई, हिंदी साहित्य के सूरज के रूप में जाने जाना, सूरदास सूर्यदास, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। देखो भाई इनका लिखना क्या है अपन को, ये देखो भक्ति काल के ही प्रमुख कवि के रूप में कह लो, है ना। तुलसीदास सूरदास जी ये तो हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि, है ना। तो लिखेगा कि सूरदास हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है ना, पढ़ लेना, नहीं पढ़ा तो भाई इससे क्वेश्चन आता ही आता है ना। भक्ति काल के सगुण निर्गुण धाराओं में से बांटा गया ना, तो ये सगुण के कवि हैं, ठीक है, सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्हें क्या कहा जाता है भाई, देखो ये एकदम कहें कि बहुत पुराने कवि हैं एक तरीके से, तो इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है ना। आदि कवि की संज्ञा इन्हें दी जाती है, कवि कुल तिलक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो लिख देंगे कि सूरदास जी को आदि कवि कहा जाता है। इस तरीके से आप लिख देंगे। इसमें आपका नंबर कटने का भाई कोई चांस नहीं रहेगा। देखो साहित्य में स्थान इस तरीके से रखेंगे, ये कला पक्ष आपका रहेगा, ये भाव पक्ष रहेगा, एंड ये आपकी 2 रचनाएं रहेंगी। ये रहेगा आपका प्रश्न का उत्तर। इस तरीके से एग्जाम में लिखा तो भाई आपका एक नंबर नहीं कट सकता, ये बात की मेरी गारंटी है। बस इसको 1-2 बार रीड कर लो अच्छी तरीके से, एंड कर लो भाई, कंप्लीट है। अब भाई नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट आपका अथवा में पूछा गया था तुलसीदास की काव्यगत विशेषता, भाई इसी आधार पर आपको लिखनी है, वही सेम पैटर्न रहेगा, है ना। अब देखो अपन चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। अब आपको भाई देखो वैसे तो आपको एग्जाम में किसी एक का ही आंसर लिखना होता है, लेकिन मैं आपको दोनों कंप्लीट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि यार ये प्रीवियस ईयर का है, एंड अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आया तो आप किस तरीके से लिखोगे। देखो तुलसीदास जी का तो मैं खैर छोटा ही बताऊंगा आपको, इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम, है ना। तो बने रहना वीडियो में। तुलसीदास जी का आपको किस तरीके से अपने एग्जाम में लिखना है वो मैं बता देता हूँ ना। देखो लाइन खींची गई हो तो लाइन खींचने का प्रयास मत करना, है ना, और नहीं खींची गई तो खींच लेना, मैं बता ही रहा हूँ जैसे, है ना। ये रहेगी लाइन खींचेंगे। एंड अब देखो अब अपन को अपना प्रश्न डालना है भाई, है ना। तो प्रश्न देखो जैसे वहाँ पे हमने 7 का लिखा, प्रश्न नंबर 7 में ये ना, ये देखो तो लिखिएगा प्रश्न क्रमांक, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो केवल प्रा और क्रा लिख करके, है ना। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। अब भाई ये तो अथवा में दिया गया, अब क्या करा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अथवा लिख देना है। क्या लिखना है, अथवा। इसको क्या करना है, आपको ब्रैकेट में करना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या 7 कर देना। अब अथवा का किसी का भी उत्तर लिखो तो अथवा यहाँ पे ब्रैकेट में जरूर से कर दिया करो, ताकि बिल्कुल टीचर को देखो चेक करने वाले को जैसे ही दिख जाएगा ना भाई, जितनी क्लियरिटी आपकी कॉपी में दिखेगी समझने में उतना मतलब ढूंढना नहीं पड़ेगा आपके में कि यार कहाँ से कौन सा उत्तर लिखा है क्या, है ना। तो उतनी आसानी जितनी होगी उससे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस बातों का ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम तुलसीदास जी का लिख रहे हैं, तो सॉरी देखिए, तो तुलसीदास आपको यहाँ पे तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम तुलसीदास, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। ये थोड़ा कर देंगे एंड हम इसको अंडरलाइन कर देंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा आ जाता है उत्तर, हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, 2 रचनाएं। भाई इनकी रचनाएं तो सभी को पता है। इनका सबसे प्रमुख रचना जो है वो है क्या, रामचरितमानस, जो कि इनकी प्रमुख रचना है, वो एक महाकाव्य है ना। तो रामचरितमानस आपको सबसे पहले लिखना है ना।
बहुत सारी इनकी रचना है, मैं आपको 4-5 लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। रामचरितमानस, एंड दूसरी लिख देना कवितावली, है ना। कवितावली आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे, कवितावली, ठीक है। एंड दोहावली, है ना, ये तो याद ही रहेंगी आपको, इनमें भूलने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। कवितावली, दोहावली, एंड एक होती है गीतावली, ठीक है। गीतावली, बली बली बली, है ना। इन तीनों को तो याद ही रख सकते हो, है ना। कविता, गीता, दोहा, है ना, ये तो आपको वैसे भी याद होंगे ना। कविता, गीता, है ना। एंड अब कौन सा लिखना है आप, दूसरी लिखना चाहोगे, एक तो पार्वती मंगल भी आप लिख सकते हो, इनकी ही रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेनली आपको 2 लिखनी होती है, लेकिन मैंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा फेंक करके आना है भाई, नंबर कटने का कोई इतना चांस नहीं देना है, तो वो काटेंगे कैसे भाई, ना। अब देखो, अब इनकी रचना होती है कंप्लीट। अब आपको लिखना क्या है, अगर आप अलग से लिखना चाहो हनुमान चालीसा, है ना, तो वो भी लिख सकते हो। अब आपको नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपकी भाव पक्ष, इसमें पूछा गया ना, क्या भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में आपको मेनली लिखना क्या है, देखिएगा, इसको अंडरलाइन कर देंगे, बस वही बात, ठीक है। अब तुलसीदास की, अब भाव पक्ष में हमने क्या बताया था इनकी, किस तरीके से इनके भाव प्रकट हुए हैं रचनाओं में, है ना, तो वो सारा कुछ आपको लिखना होता है। तो लिखिएगा कि तुलसीदास के काव्य में या फिर इनकी रचनाओं में, है ना, तुलसीदास की रचनाओं में भक्ति, भाई ये तो है ही, भक्ति प्रेम, है ना, भक्ति प्रेम, है ना, और भक्ति भावना, भक्ति लिखा है, सॉरी वो गलती हो गई, भक्ति भावना। अब 2 ऐसे शब्द लिख रहे हो जिनकी स्टार्टिंग के वर्ड सेम है, तो बीच में डैश जरूर लगाना, है ना। भक्ति भावना का जो है गहरा बिल्कुल चित्रण है यार, रामचरितमानस सुनो तो आप, है ना, गहरा चित्रण मिलता है। देखिएगा इस तरीके से, है ना। और आगे लिखना है इनकी, देखो इनकी रचनाओं में किस तरीके के, अब रामचरितमानस की बात करो तो देखो भगवान राम के संघर्ष की रचना का वर्णन है ना, संघर्ष की लीलाओं का वर्णन है, उनकी कहें धार्मिकता, उनकी नैतिकता, उनकी नीति का वर्णन है ना। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें सोच करके बनानी होती हैं, है ना, तो वो आप जरूर से लिखिएगा। एंड देखो तो कह सकते हैं कि इनकी कविताओं में, ठीक है, इनकी कविताओं में श्री राम के जीवन के संघर्षों, अब भाई जिनसे रिलेटेड इनने रचना लिखी हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखना होगा आपको ना, संघर्षों, है ना, धार्मिकता। देखो शब्दों की गलती भी नहीं होनी चाहिए, उसमें नंबर कट जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पूरे नंबर उसमें मिले फिर टीचर उसमें क्या देखता पता है, इसने कहाँ पे एक मात्रा की गलती, कहाँ पे एक बिंदी नहीं लगाई है ना, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। धार्मिकता, और धार्मिकता, नैतिकता, ठीक है, नैतिकता के महत्व को दर्शाया है। इतनी चीज़ आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक, यहाँ पे हमारा भाव पक्ष हो गया। अब इसमें आप थोड़ा और लिखना चाहते हो कि जैसे इन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम की जीवन गाथा का वर्णन किया है ना, और उनके आदर्शों को प्रस्तुत किया है ना, तो एकदम ये चीज़ भी आप लिख सकते हो आगे और लिखना चाहो तो, लेकिन हम इतना भी इसे कंप्लीट कर देंगे आप अपन को, क्योंकि कला पक्ष लिखना है आगे, तो हम लाइन खींच लेंगे। वैसे तो आपको लाइन एक बार में ही खींच लेनी चाहिए पूरी, हमने नहीं खींची थी तो कर ली, है ना। अब देखो थर्ड पॉइंट आप डालिएगा अपना कला पक्ष, ठीक है, यहाँ पे आपको डालनी है हेडिंग कला पक्ष। कई बार हम क्या करते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों साथ में लिख देते हैं, तो उनमें आपको करना क्या है, दोनों को कंबाइन कर देना, बस ठीक है, लग गया, है ना, बस हेडिंग में दोनों को साथ में कर देना, तो भी कंप्लीट आपका रहेगा। कला पक्ष में भाषा की बात करी जाती है, शैली की बात करी जाती है, तो उनकी शैली देखो सरल, तुलसीदास लिखेगा, तुलसीदास जी की काव्यात्मक, है ना, काव्य भी लिख सकते हो सीधा कि काव्य शैली, है ना, काव्यात्मक शैली भी कर सकते हो, काव्यात्मक शैली सरस और सरल है। भाषा में भी ये चीज़ याद रखा करो, ठीक है। अब आ जाती है कि इनकी भाषा की बात आ जाती है, उनकी भाषा आप देखो, इन्होंने अवध यानी कि अयोध्या से रिलेटेड रचनाएं करी, तो उनकी भाषा क्या है, अवधी है ना। तो इनके काव्य में अब थोड़ा अपन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनकी भाषा अवधी है। अब इसका छोटा सा थोड़ा सा और लाइन में बढ़ा दो, इनके काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग
हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। एंड अगर आप इसमें लिखना चाहो कई छंदों का, जैसे देख लो यार रामचरितमानस में, रामचरितमानस में दोहा और चौपाई यही रचना है, तो लिख सकते हो कि इनके काव्य में प्रमुख रूप से, है ना, इनके काव्य में, अब थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, प्रमुख रूप से, वीडियो लंबा हो चुका है, चौपाई, है ना, एवं दोहा छंदों का प्रयोग हुआ है ना। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट कर देना है। देन आपका ये हो जाता है यहाँ पे कला पक्ष कंप्लीट, ये रहेगा भाव पक्ष, ये रहेंगी 2 रचनाएं। अब हम लिख लेते हैं साहित्य में स्थान। तो भाई गोस्वामी तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता, साहित्य के प्रमुख कवि के रूप में इनको कह सकते हैं, हिंदी साहित्य के ना, भक्ति काल के तो प्रमुख ही है ना। और साहित्य में स्थान आपको हेडिंग डालनी है, साहित्य में स्थान। ठीक है, इस तरीके से आपको इस हेडिंग डालनी है यहाँ पे, है ना। उसको अंडरलाइन कर देंगे, स्केल से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए बस, है ना, काट पीट कम दिखे इतना प्रयास करेंगे। तो देखो तुलसीदास को हिंदी साहित्य में, है ना, ये सबकी में लाइन लिख सकते हो आप, इनको हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसीदास को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सुमित्रानंदन पंत को, जिसका भी लिख रहे हो ना, तुलसीदास को हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है ना, इतना आप लिख देंगे। एंड भक्ति काल के प्रमुख कवि के रूप में यह जाने जाते हैं, भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल के प्रमुख कवि के रूप में यह जाने जाते हैं। देखो तो इस तरीके से आप इनका साहित्य में स्थान, कला पक्ष, भाव पक्ष। अब मैं आपको कंक्लूजन बता दूं एक बार कि आपको रचनाओं में देखो 2 रचना पूछी जाती हैं, लेकिन आपको 3 एक एक्स्ट्रा लिख करके ही आनी है। सभी की 2-2 3-3 रचनाएं याद कर लो, 3-3 तो कर ही लो, है ना। और भाव पक्ष में आपको बात क्या होती है कि इनकी रचनाएं किस चीज से रिलेटेड है ना, क्या भक्ति भावना की इन्होंने बात करी है ना, प्रेम भावना की बात करी है ना, तो किस तरीके की रचनाएं हैं इनकी वो वर्णन करेंगे इसमें। कला पक्ष में आप भाषा और शैली इनकी बात करेंगे, किस तरीके की भाषा है, क्या रस इनके उपयोग हुए हैं, किस छंद का उपयोग किया है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, है ना। शैली का यूज, कैसी शैली है ना, व्यंग्यात्मक है शैली, काव्यात्मक शैली है, सरल सहज, तो कैसी शैली है वो यूज करेंगे कला पक्ष में। और साहित्य में स्थान तो सबका आपको याद रखना है कि इनका हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है ना, महत्वपूर्ण कवि के रूप में यह जाने जाते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। एंड आपको इनसे अगर रिलेटेड कुछ पता है कि ये भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, कोई छायावाद के हो सकते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो छायावाद के, है ना, तो उस तरीके से लिख दीजिएगा। अब तो हम इस तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। इस चीज को फॉर्मेटिंग को ध्यान रखो, एंड ये रहेगा आपका आंसर कंप्लीट। इसमें आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, इसी तरीके से एग्जाम में लिख करके आना। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड पिछले वीडियोस जाकर के देखो, आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।